नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है नारायण त्रिपाठी जी, जो कि मेहर से विधायक है और जो विंध्य प्रदेश बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। हम सर से आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको टाइम देने के लिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लगातार विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, तो आपको इससे ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कमजोर होगा? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर विंध्य प्रदेश बन गया तो इसमें मध्य प्रदेश को भी कोई फायदा नहीं होने वाला, घाटा ही होगा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जब छत्तीसगढ़ बना था तो लोग समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ वाला तनख्वाह कहां से देगा, पर छत्तीसगढ़ बना तो आज मध्य प्रदेश से आगे जा तरक्की हो गई है। दो भाई आपस में साथ में रहते हों और दोनों भाइयों का हिस्सा बांट कर दिया जाए तो दोनों भाई परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और दोनों अपने आप को ठीक कर लेते हैं। विंध्य प्रदेश बनेगा तो विंध्य प्रदेश की कोई नई मांग में नहीं कर रहा। विंध्य प्रदेश था, देश स्वतंत्र हुआ 47 में, 48 में विंध्य प्रदेश बन गया था। तो विंध्य प्रदेश बनने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसका विलय कर दिया गया 1956 में। तो हम विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। ना मध्य प्रदेश कमजोर होगा, ना विंध्य कमजोर कहलाएगा। विंध्य में तो तमाम संसाधन भरे पड़े हैं। तो एक स्टेट को चलाने के लिए खनिज संपदा होनी चाहिए, तो खनिज संपदा का अकूत भंडार है। चाहे कोयला हो, चाहे सोना हो, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेनाइट हो, बॉक्साइट हो, लेटराइट हो, सीमेंट उद्योग हो, कोयला का हो, बिजली का जहां तक प्रोडक्शन हो, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट हो। हमारे यहाँ वन भूमि है, वन संपदा है। हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर है। हमारे हिंदुस्तान में टाइगर की बात आती है तो टाइगर है। जंगल, पहाड़, डैम सब कुछ भरा पड़ा हमारे यहाँ, कोई संसाधन की कमियां नहीं है। विंध्य भी मोदी जी का जो सपना है कि समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो यदि विंध्य बनता है तो समृद्ध विंध्य और आत्मनिर्भर विंध्य कहलाएगा इस हिंदुस्तान में पहला स्टेट। इसलिए अब जरूरत है, विंध्य को बनाने की जरूरत है, इसलिए विंध्य बनना चाहिए। सर, आपने ये एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया था, पर ये कोई एक बड़ा आंदोलन लेते तो दिख नहीं रहा। आंदोलन से ही सब चीज नहीं होती। छत्तीसगढ़ कोई आंदोलन में नहीं बना था। छत्तीसगढ़ एक डिमांड थी, छत्तीसगढ़ के लोगों की जरूरत थी। छत्तीसगढ़ भाषा, संस्कृति, तमाम चीजों से अलग था, तो छत्तीसगढ़ बनना जरूरी था। जब छत्तीसगढ़ बना था भरा पड़ा था नक्सलाइट्स, पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद कानून व्यवस्था मजबूत हुई, वहां का विकास हुआ। विंध्य का फिर जो मैं बात करता हूं, हम तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, कोई नई मांग कर ही नहीं रहे। तो जो विंध्य था उस विंध्य का अस्तित्व होना चाहिए, उस विंध्य का विकास होना चाहिए। हमारे विंध्य के बच्चों को यदि पढ़ाई कराना है तो हमें इंदौर भेजना पड़ता है, भोपाल भेजना पड़ता है, ग्वालियर भेजना पड़ता है। दवाई कराना है तो नागपुर भेजना पड़ता है। तो उस इलाके का क्या होगा जब हम किसी को दवाई नहीं दे पाते, जब हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते? तो अब जरूरत है, लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं और ये आंदोलन से नहीं होना। ये हमारा जो था, हम तो उसके पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। अब विंध्य के लोग जागृत हो गए हैं। जब जन भावना जागृत हो जाती है तो जन भावना का सम्मान करते हुए सरकार को सोचना पड़ता है, और पुनर्निर्माण की बात है, इसलिए हर हाल में विंध्य प्रदेश बनेगा। अब जैसे आप विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, फिर ऐसे तो चंबल के नेता चंबल प्रदेश बनाने की बात करें, बुंदेलखंड के नेता बुंदेलखंड प्रदेश बनाने की मांग करें, मालवा के मालवा प्रदेश बनाने की मांग करें, तो सर फिर मध्य प्रदेश कहां गया? फिर मैं वही बात कर रहा हूं, जो हमारा अस्तित्व था उसको आप खत्म कर दो। जब स्टेट बने, जब स्वतंत्र हुआ देश और स्टेट बने, तब विंध्य प्रदेश बना था। उसको आप एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिए, उसका विलय कर दिए, कुछ शर्तों के साथ किए। उन शर्तों का क्या हुआ? विंध्य के विकास का क्या हुआ? विंध्य के टैक्स का क्या हुआ? विंध्य के लोग टैक्स के लिए छटपटाते रह जाते हैं। पूरे प्रदेश में चला जाता है, दूसरे प्रदेशों में भी चला जाता है, वहां के लोग देखते रह जाते हैं। तो अब ये मांग से थोड़ी होता है कि कोई मालवा मांग दे, कोई निवाड़ मांग ले, कोई ग्वालियर मांग दे, कोई चंबल मांग दे। तो ये मांगने से नहीं होता, मांगने से भीख ही मिलती है। ये मांगने का मामला नहीं है, ये संवैधानिक हक और अधिकार का मामला है। जो हमारा विंध्य प्रदेश था उसके पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। हमारा विंध्य जो था उसको अस्तित्व में फिर ला दिया जाए। अगर सरकार आपकी ये मांग नहीं मानती है तो इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जो आप केंद्र और राज्य सरकार से जिनकी आप मांग करोगे?
देखिए, सरकार को तो इस विषय में सोचना पड़ जाएगा, इसलिए कि अब जो बिंद के लोग हैं वो जागृत हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं। अब इसके लिए लड़ाई जो आप बोल रहे हैं कि आंदोलन खड़ा हो चुका है, जन भावनाएं इस विषय पर जागृत हो चुकी हैं कि हमारे साथ धोखा क्या हुआ, छल क्या हुआ, कपट क्या हुआ, कैसे हमारा विलय कर दिया गया, कैसे हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। तो जब ये सब चीजें लोगों के दिमाग में भर गई है तो ये जन आंदोलन बनेगा, और जब जन आंदोलन बनेगा तो राजधानी में हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, दिल्ली जाएंगे, सब कुछ करेंगे और इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ेंगे। और इस लड़ाई को देखिए, लड़ने का भी जो मामला है, मैं फिर ये बोलता हूं कि मैं कोई बागी या बगावत वाले दौर में नहीं हूं। अटल जी बोले थे कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, छोटे राज्य बनेंगे, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं, 40 विधानसभा के भी स्टेट हैं, 30 विधानसभा के स्टेट हैं। सिंगरौली से इंदौर जाना है 1200 किलोमीटर है, 1.25 दिन लगते हैं पहुंचने में। तो अब जरूरत है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो और राज्य का विकास हो, दोनों राज्य मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो अटल जी के सपनों को साकार करना है। और दूसरा, संघ की भी परिकल्पना है। संघ की परिकल्पना में महाकौशल प्रांत आता है, महाकौशल प्रांत में बिंद है। तो ऐसी स्थितियों में 2 स्टेट भी बन जाना चाहिए यदि इस स्टेट का विकास करना है। मध्य प्रदेश को संपूर्ण विकसित स्टेट बनाना है तो मध्य प्रदेश और बिंद दोनों को बनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश है, बिंद को बना दिया जाए। बिंद कोई, फिर बताता हूं कि कोई हम नई मांग नहीं कर रहे हैं। बंटवारा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ ऑलरेडी पहले अलग हो चुका है। तो ये भी तो बंटवारा ही हुआ था ना। अब ये बंटवारा होने से कोई पाकिस्तान में थोड़ी चला जाएगा। बंटवारा हुआ तो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाके रायपुर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ इलाका देख लीजिए कि वहां का कितना विकास हुआ है। तो यदि विकास करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो राज्य हैं, देश समृद्ध तब होगा, देश आत्मनिर्भर तब होगा जब ये राज्य समृद्ध बनेंगे। राज्य जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश अपने आप समृद्ध और आत्मनिर्भर देश कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब राज्य भी मजबूत हो जाएंगे। कई नेताओं का कहना है कि अवसरवादी हैं आप, समाजवादी में रहे हैं, अब आप भाजपा के एमएलए हैं पर भाजपा में नहीं है। क्या आपकी अब प्लानिंग ये कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी आपने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, इसमें कितनी सत्यता है? अवसरवादी का जो मामला आता है, मैं चुनौती देता हूं उन नेताओं को, जो नेता आपसे सवाल करते होंगे, जो आपसे कहते होंगे, मैं चुनौती देता हूं उनको कि वो सिद्ध करें कि नारायण त्रिपाठी राजनीति, जितने लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने के बाद सबसे पहले अपना धंधा, व्यापार, घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद, ये सब कुछ चलाते हैं। नारायण त्रिपाठी राजनीति में आने के बाद ईमानदारी के साथ स्वच्छ राजनीति का निर्वहन किया है। तो अवसरवाद तब कहलाता जब नारायण त्रिपाठी कुछ बनने के बाद अपना घर द्वार, परिवार और धंधा, बिजनेस, व्यापार सिर्फ इसमें लग जाता तो नारायण त्रिपाठी अवसरवादी कहलाता। नारायण त्रिपाठी बिंद के पुनर्निर्माण के लिए अपनी पूरी राजनीति को न्यौछावर कर रहा है कि बिंद को बनाना है मुझे। अब जहां तक कांग्रेस में जाने की कोई बात कर रहा है, मुझे कभी कभी बड़ा सोचता रह जाता हूं मैं कि कैसे कैसे लोग समझ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से बगावत नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा। हिंदुस्तान में वर्तमान में जिसको राजनीति करना है, जिसको अपना हित साधना है, जिसको अपने धंधा व्यापार स्थापित करना है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने की कल्पना मात्र भी मैं भी सोच नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में जहां नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ बच्चा नहीं है, उस दल में मैं जाने के बारे में सोच लूंगा। मेरा अब सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया हूं। कहीं कोई मुद्दे आए हैं तो चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत मिलकर हो, इन बातों को मैं अपने मुख्यमंत्री के सामने भी रखा हूं। कमलनाथ से यदि संबंध की बात है तो मेरे संबंध सभी दल के तमाम नेताओं से हैं। आज भी आपके चैनल के माध्यम से फिर बोलता हूं कि मेरे राजनीतिक गुरु और मेरे राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी में चला जा रहा हूं। मेरे जिससे संबंध है, मैं संबंध निभाने वाला आदमी हूं। कमलनाथ से मेरे संबंध हैं तो हैं, कांग्रेस में जितने लोग संबंध है तो है। मैं संबंधों को छुपाता नहीं, न संबंधों को छुपा के मैं कोई काम करना चाहता। अब समाजवादी की बात आ गई है, अब थोड़ा यूपी की तरफ चलते हैं। आपको क्या स्थिति लग रही है यूपी की आज की स्थिति में कि अब जैसे हमारे जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि एक तरफा भाजपा की सरकार बन रही है,
पर जो आम लोगों में जो कहना है वो ये है कि बहुत ही टाइट फाइट है। तो इसमें आप बीजेपी को, अपनी पार्टी को किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो खुद भी बोल रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। हम बिल्कुल दिल से, ईमानदारी के साथ, मन वचन कर्म से हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कोई हम पार्टी के खिलाफ बगावत थोड़ी कर रहे हैं। विदर्भ का आंदोलन देवेंद्र फडणवीस, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आंदोलन किए, आज तक विदर्भ नहीं बना, पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो बागी और बगावत वाले नहीं आए। हम यदि इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हम बागी और बगावत वाले कैसे बन जाते हैं, ये नहीं समझ पा रहा। हम दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, माई शारदा से प्रार्थना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो काल रहा बहुत बेहतर रहा, कानून व्यवस्था ठीक रही, बेहतर ढंग से काम किए। इनकी, हमारे योगी जी की सरकार बनेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमसे साझा की। ये थे हमारे साथ मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक पहलुओं पर लेकर हमसे खुलकर चर्चा की।